तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में कैलकुलेट करना सीखा था और इन द एंड मैंने एक प्रॉब्लम भी दिया था। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं कि हाउ टू फाइंड द फ्लक्स इन दिस गिवन सिचुएशन। तो इसमें ये गिवन था कि एक हाफ सिलेंडर है जो कि एक वर्टिकल सिलेंडर है यहाँ पर, और सपोज हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इससे कितना फ्लक्स पास होगा वो पूछा गया था। दिस वाज द फ्रंट व्यू एंड दिस इज द टॉप व्यू, जहाँ पर एक सेमी सर्कुलर आउटलाइन दिख रही है सिर्फ इसकी यहाँ पे, और इस तरीके से जो फील्ड लाइन से वो क्रॉस कर रही है। तो अब यहाँ पे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा क्या कोई नॉन यूनिफॉर्मिटी का केस है क्या, ये इज़ देयर एनी नॉन यूनिफॉर्मिटी, पहले हम ये देख लेते हैं। अगर नॉन यूनिफॉर्मिटी होती है तो फिर हमें छोटे छोटे एरियाज से फ्लक्स कैलकुलेट करना होता है कोई एलिमेंट लेकर के, और उसके बाद में उसे इंटीग्रेट वगैरह करना होता है E.dA। तो जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह पे उतना ही होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है यहाँ पर। एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर अगर आप यहाँ पे देखो तो एरिया वेक्टर जैसे अब इस तरीके का जो यहाँ पे एरिया होता है उसका एरिया वेक्टर अगर आप यहाँ पे देखते हो अगर, तो वो कुछ इस तरीके से पास करेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एरिया वेक्टर इज़ लाइक दिस। तो एरिया वेक्टर यहाँ पर इस तरीके से रेडियल आउटवर्ड टाइप का रहेगा, और हर जगह उसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन चेंज होता जाएगा। तो सिंस डायरेक्शन इज चेंजिंग एट ईच एंड एवरी पॉइंट, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि जो DA वेक्टर है वो नॉन यूनिफॉर्म कैटेगरी में आता है यहाँ पर। तो दिस DA वेक्टर इज़ इन नॉन यूनिफॉर्म कैटेगरी। तो फिर हमें इंटीग्रेशन करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। तो इंटीग्रेशन में वी विल टेक सम एलिमेंट एंड परफॉर्म दैट इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से कर पाएंगे। तो इसका मैं एक अलग डायग्राम यहाँ बना लेता हूँ, और एलिमेंट को मैं यहाँ पे इस डायग्राम में भी दिखा दूंगा, और उसके साथ साथ जो हमारा ये डायग्राम बना हुआ है फ्रंट व्यू का इसमें भी दिखा दूंगा। तो सपोज़ मैं यहाँ से थीटा एंगल पे जाता हूँ और उसके बाद फर्दर डी थीटा। तो डी थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे यहाँ पर ये इतना पैच मिलेगा। इसमें यहाँ पे तो एक लाइन जैसा दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअली ये एक एरिया है क्योंकि ये पूरा थ्रू इस तरीके से जा रहा होगा यहाँ पे। इसको अगर आप यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाओगे तो इन दिस डायग्राम इट विल लुक लाइक दिस, कुछ इस तरीके का यहाँ पर ये दिखना चाहिए। तो ट्राई करते हैं कि ठीक से दिखे। तो इट इज़ समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके का एरिया यहाँ पर होना चाहिए जो कि इस तरीके से रन कर रहा होगा इस पूरे सिलेंडर पर। तो अगर आप यहाँ पे इस एरिया को देखो तो ये एरिया कितना होगा इसमें, तो रेडियस इज गिवन एज r। तो यहाँ पे ये लेंथ हो जाएगी r d थीटा, और एक रेक्टेंगल टाइप का एरिया हो जाएगा, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हो जाएगी, और एरिया हो जाएगा r d थीटा मल्टीप्लाइड बाय दिस हाइट h। तो अगर मुझे इससे फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा देता हूँ। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। जो एरिया वेक्टर वगैरह होगा वो इस लाइन के अलॉन्ग होगा, नॉर्मल के डायरेक्शन में होगा, और वो नॉर्मल सेंट्री एक्सिस से पास करेगा यहाँ पर। तो ये जो नॉर्मल वाली लाइन है यही एरिया का डायरेक्शन है। तो मैं ये वाला एंगल यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो सपोज़ ये एंगल यहाँ पर थीटा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो भी यहाँ पर ये एरिया वेक्टर वगैरह है उसका जो डायरेक्शन है उसमें जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। तो जो फ्लक्स यहाँ से गुजरेगा, इस छोटे से स्ट्रिप से जो फ्लक्स गुजरेगा वो हो जाएगा E.dA, और एंगल क्योंकि थीटा है तो E.dA cos थीटा। वी हैव टू इंटीग्रेट दिस टू फाइंड द फ्लक्स। अब यहाँ पे जो DA है वो DA यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो r d थीटा मल्टीप्लाइड बाई h। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो गिवन है वो E के बराबर है, तो E तो हर जगह उतना रहेगा। तो क्योंकि मैंने यहाँ पर डॉट को हटा दिया है, मैंने यहाँ पर डॉट पर यहाँ पर ओपन करके लिखा E.dA cos थीटा। अगर मैंने यहाँ पे E.dA लिखा होता तो फिर यहाँ पे आप सिंपली इस तरीके से अभी ऐसे नहीं कर सकते थे इसमें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड DA वगैरह सब यहाँ पे मैग्नीट्यूड है यहाँ पर अब इसमें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहाँ पर इसको बाहर ले सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी टेकन आउट DA cos थीटा। DA के जगह पे आप रख दो यहाँ पे r d थीटा इंटू h, और cos थीटा, तो cos थीटा को cos थीटा ही पुट कर देंगे यहाँ पे। ये r और h भी कांस्टेंट है, इनको भी आप बाहर निकाल लो। तो E/RH। अब देखना है कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगानी है। cos थीटा d थीटा लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, तो थीटा यहाँ से मेज़र किया गया, इस लाइन से मेज़र किया गया। तो ये पूरा कवर करने के लिए 0 से π/2 हो जाएगा, 0 से π/2। लेकिन इधर को कवर करने के लिए एंगल ऐसे घुमाना पड़ेगा। तो आप -π/2 तक जाओगे यहाँ पे, तो -π/2 से लेके +π/2, तो -π/2 से +π/2 cos थीटा d थीटा। और इक्विवेलेंटली आप इसको ये भी लिख सकते हो कि आप सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का इंटीग्रेशन करो, उसका डबल कर दो, क्योंकि बिल्कुल वैसे का वैसे जितना फ्लक्स यहाँ से क्रॉस करेगा उतने फ्लक्स यहाँ से क्रॉस करेगा, पूरी तरह से सिमेट्रिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है। तो यू कैन ऑल्सो डू कि आप 2 से पहले ही मल्टीप्लाई कर लो इसको,
और ट्वाइस कर दो 0 से π/2 cos थीटा डी थीटा। ठीक है, तो दिस कैन बी द ऑप्शन ऑल्सो। तो इसमें cos थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin थीटा प्लस के साथ में, और लिमिट जब रखेंगे तो सिंपली 1 हो जाना चाहिए। तो 2 ERH sin थीटा फ्रॉम 0 to π/2 एंड आंसर विल बी 1। सॉरी, आंसर इसका जो आंसर होगा 1 होगा। 1 को इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फ्लक्स का आंसर है वो हो जाएगा 2 ERH। सो दिस इज़ द आंसर फॉर द फ्लक्स। ये फ्लक्स का आंसर हुआ इसमें। अब इस आंसर को कैलकुलेट करने का हमारे पास में एक दूसरा रास्ता भी, दूसरा तरीका भी है। जैसे हमने लास्ट क्लास में भी या लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर मैं एक गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में दो एरियाज़ लेता हूँ, उन दोनों एरियाज से अगर सेम नंबर ऑफ लाइन क्रॉस कर जाएं तो दोनों से फ्लक्स बराबर होता है, ये हमने देखा था। तो अगर मैं कुछ उस तरीके का यहाँ पर यूज़ कर पाऊँ तो वैसे भी इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। और इसमें एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इन चीज़ों को यूज़ करना आसान भी है। तो अगर मैं इसका यूज़ यहाँ पे करना चाहूँ तो अब आपको थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा फॉर दिस मेथड। कैलकुलेशन वाइज बहुत आसान होगा लेकिन थोड़ा विजुलाइजेशन इसके लिए चाहिए। अब मैं यहाँ पर ऐसा बोलने वाला हूँ कि इसमें सपोज़ यहाँ पर ये जस्ट मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूँ इसमें, क्योंकि उसी को विजुलाइज करना आसान होगा। तो यहाँ पर ये जो सरफेस है, इस सरफेस से जो फ्लक्स पास हो रहा है, मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर एक ये रेक्टेंगुलर एरिया इसके सामने रख देता हूँ। अब वैसे तो मैंने जस्ट एक लाइन दिखाई है, उस लाइन की जो विड्थ या लेंथ है वो लेंथ यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। तो दिस इज़ 2r, क्योंकि यहाँ पर ये जो लेंथ है ये 2r है, तो 2r लेंथ का यहाँ पर ये हो गया एक लाइन, लेकिन ये थ्रू जा रहा है अंदर की तरफ नीचे। ठीक है, एक तरीके से अब इस डायग्राम में थोड़ा सा इसको रिप्रेजेंट करना मुश्किल होगा। इसके जस्ट सामने मैंने कुछ इस तरीके का एक रेक्टेंगल रख दिया है, और ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में ये जो है वो 2r है। जैसे यहाँ पर ये 2r है, उसी तरीके से ये 2r है यहाँ पर, और ये जो हाइट है वो h के बराबर है, जिसको इस डायग्राम में मैं ऐसे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मेरा कहना ये है कि जो लाइन्स हैं वो तो इस तरीके से गुजर रही हैं, लाइन्स आर पासिंग लाइक दिस। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि लाइन्स के डेंसिटी में कोई चेंजेस नहीं आ सकते हैं। बहुत सारी लाइनें ऐसी हैं जो पास नहीं भी कर रही हैं, बहुत सारी लाइनें ऐसी हैं जो पास कर भी रही हैं, लेकिन जो पास कर रही हैं मैं उसके लिए ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि जितनी लाइनें इस रेक्टेंगुलर एरिया को क्रॉस कर रही हैं उतनी ही लाइनें इस सरफेस एरिया को भी क्रॉस कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस सरफेस से, सिलिंड्रिकल सरफेस जो है यहाँ पर, इस सरफेस से जितना फ्लक्स गुजर रहा है उतना ही फ्लक्स इससे भी गुजर रहा है। ये क्लियर कट बोला जा सकता है। तो क्यों ना हम इसी से कैलकुलेट कर लें। और क्यों इससे हम कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जो एरिया वेक्टर है वो लगातार यहाँ पर बदलता जा रहा था, वो लगातार चेंज होता चला जा रहा था, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा था। एरिया में नॉन यूनिफॉर्मिटी का केस बन रहा था यहाँ पर, जिसकी वजह से हमें इंटीग्रेशन में जाना पड़ा। लेकिन अगर हम इस तरीके के एरिया अगर ले लेते हैं तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। लेने को हम इस तरीके के एरिया ले सकते हैं, लेट्स से कि एक स्लांट एरिया कुछ इस तरह से ऑब्लिक करके भी रख सकते हैं, उससे भी उतने फ्लक्स पास होगा। लेकिन फिर ज़बरदस्ती हमें यहाँ पर इसका एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये थीटा वगैरह मेंशन करना पड़ेगा कि ये कितने एंगल पर है, फिर इसका ये एरिया वेक्टर हो जाएगा, फिर उसके भी इसमें एंगल। तो क्यों ना हम एक ऐसे एरिया रखें जो कि जिसकी सरफेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली परपेंडिकुलर है, या जिसका एरिया वेक्टर कहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तो उससे बहुत आसानी से हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो जितने भी एरियाज़ यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये सबसे सेम फ्लक्स पास हो रहा है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देख लो कि बस सिंपली अब आपको ए इंटू ए करके आंसर मिल जाना है, क्योंकि ए और ए के बीच में जो ए एंगल है वो एंगल यहाँ पर 0 डिग्री टाइप का हो जाएगा। तो फ्लक्स डायरेक्टली यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय दिस रेक्टेंगुलर एरिया 2r इंटू एच। और एग्जैक्टली यही आंसर हमने यहाँ से भी ऑब्टेन करा था जो कैलकुलेशंस की गई थी यूजिंग इंटीग्रेशन। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि यहाँ पर ये यूनिफॉर्म फील्ड है, तभी यहाँ पर आप इस तरीके का ऐसा दिखा पाओगे कि जितना यहाँ से है उतना यहाँ से है। सीधे सीधे आप नंबर ऑफ़ लाइन से देख रहे हो, नंबर ऑफ़ लाइन्स आपको मिल गया कि सेम है तो फिर तो फ्लक्स आप सेम बोल दोगे। लेकिन अब यहाँ पर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था तो हमारे लिए सॉल्व करना आसान था। सपोज दैट कि अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता, मैं जस्ट एक डायग्राम बना करके इसको इलस्ट्रेट कर देता हूँ। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है लेट्स से इस तरीके का कुछ, और मैंने ये रेक्टेंगुलर एरिया यहाँ पर रख रखा है। अब लेट्स से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कुछ इस तरीके से पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ पासिंग लाइक दिस। कई सारी लाइंस ऐसी हैं जो कि यहाँ से पास नहीं कर रही हैं कहीं से भी। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इज समथिंग लाइक दिस।
ठीक है, जस्ट मैंने एक आइडिया यहाँ पे दिया है। आप सिंपली यहाँ पर ये देख सकते हो कि आगे जाकर के लाइट के बीच में गैप यहाँ पे थोड़ा कम हो रहा है, और उसके साथ साथ अब नंबर ऑफ़ लाइन्स को देखो, ये जो लाइन है ये लाइन इसको क्रॉस करके नहीं आई, ठीक है। तो अगर ये लाइन इसको क्रॉस करके नहीं आई तो इसका मतलब कि इसमें से लाइन की कमी आ गई और इससे ज़्यादा लाइन पास हो गई। ये लाइन भी ऐसी यहाँ पर हो रही है जो कि इसको क्रॉस नहीं कर रही है, तो इसको क्रॉस करने वाली लाइनें कम है यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा नॉन यूनिफॉर्म टाइप का आपको दिख रहा है। आप इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हो। तो जनरली नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरीके का प्रोजेक्टेड एरिया लेना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्टेड एरिया इस तरीके से लिया गया है जिससे कि उतना ही फ्लक्स पास हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोजेक्टेड एरिया उससे उतना फ्लक्स पास नहीं हो रहा है, उससे डिफरेंट फ्लक्स पास हो रहा है। सपोज मान लीजिए यही है और यहाँ कहीं पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, और पॉइंट चार्ज के जो लाइनें हैं वो कुछ इस तरीके से गुजर रही हैं। लेट्स से दीज आर पासिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके से पास हो रही हैं। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि कई सारी लाइनें ऐसी हैं जो कि इससे तो पास हो रही है लेकिन इससे पास नहीं हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि अब के बार इससे फ्लक्स ज़्यादा हो गया, इससे फ्लक्स यहाँ पर कम हो गया। तो नॉन यूनिफॉर्मिटी के केस में यहाँ पर इस तरीके का प्रोजेक्टेड एरिया लेकर के सॉल्व करना मुश्किल होगा। अगर मान लीजिए मैं कुछ ऐसा एरिया ले लेता हूँ, सपोज़ कि मैंने कुछ इस तरीके का एरिया यहाँ पर ले लिया, लेट से मैंने यही एरिया ले लिया, और अगर मैं यहाँ पे ये क्लेम कर देता हूँ कि ठीक है इससे भी उतनी लाइनें पास हो रही हैं, इससे भी उतनी लाइनें पास हो रही हैं, अगर मेरे को ये दिख जाता है तो मैं फिर भी बोल सकता हूँ कि इससे और इससे यहाँ पर सेम फ्लक्स पास होगा। लेकिन अब ये एरिया होगा कितना तो वो बता ही नहीं जा सकता यहाँ पर क्लियर कट तरीके से। तो ये जो प्रोजेक्टेड एरिया वाला मेथड है वो आप जनरली तभी यूज़ करो जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, तब जाके आप क्लियर कट बोल सकते हो कि जितना फ्लक्स इससे गुजर रहा है उतना फ्लक्स इससे भी गुजरेगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। तो अब तक हमने जो सरफेस यहाँ पर यूज़ करी थी वो क्लोज नहीं थी, वो ओपन टाइप की सरफेस थी। क्लोज सरफेस का मतलब क्या है? क्लोज सरफेस इज सरफेस विच इनक्लोजेज अ वॉल्यूम। ऐसा सरफेस जैसे हिंदी में अगर बोले तो बंद, ये बंद है, क्लोज्ड है, और उससे एक वॉल्यूम बनना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्फेयर, एक सिलेंडर जिसको इस तरीके से बंद कर दिया जाए, पूरी तरीके से बंद है यहाँ पर, ये क्लोज्ड स्फेयर। आप बोल सकते हो कि इसके अंदर का वॉल्यूम इतना है, आप बोल सकते हो कि इसके अंदर का वॉल्यूम इतना है। आप इसके लिए डिफाइन कर सकते हो कि दिस पॉइंट्स आर इनसाइड एंड दिस पॉइंट्स आर आउटसाइड। आप डिफाइन कर सकते हो कि ये पॉइंट सिलेंडर के अंदर है और ये पॉइंट सिलेंडर के यहाँ पर बाहर है। लेकिन अगर आप सिर्फ और भी सरफेस ले सकते हैं, सपोज जैसे क्यूब या क्यूबॉइड टाइप की सरफेस है, जैसे एक रूम होता है उस तरीके का, तो एक वॉल्यूम बोला जा सकता है इसको कि क्यूब है, क्यूबॉइड एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, एक वॉल्यूम इंक्लोज कर रहा है यहाँ पर ये। लेकिन अगर मान लीजिए सिर्फ मैं एक दीवार बना के यहाँ पर दिखा दूँ सिर्फ, ठीक है, एक सरफेस जस्ट यहाँ पे इस तरीके से दिखा दूँ, तो इसका कोई मायने नहीं है। इसके लिए मैं नहीं बोल सकता कि ये पॉइंट इनसाइड है, ये पॉइंट आउटसाइड है। यहाँ पे एक वॉल्यूम इनक्लोज होना चाहिए, हर तरीके से यहाँ पर ये बंद होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे क्लोज सरफेस। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ स्फेयर, दिस इज़ अ बॉल, दिस इज़ अ स्फेरिकल बॉल। तो आप देख सकते हो कंप्लीटली यहाँ पर ये हर जगह से ये बंद है, ये क्लोज है, और ये एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, एक वॉल्यूम विद इन। तो ठीक है, तो एक अंदर ही अंदर एक वॉल्यूम यहाँ पर ये ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर ये कहीं से खुला होता तो फिर हम यहाँ पर ये नहीं बोल सकते थे कि यहाँ पर ये पूरा एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, यहाँ पर ये क्लोज्ड नहीं होता उस केस में, अगर कहीं से खुला हुआ होता। जैसे अगर मैंने यहाँ पर ये जो ये जो दिखा रखा है यहाँ पे सिलेंडर, अगर ये यहाँ और यहाँ से अगर ओपन है, ये पूरी सरफेस इनक्लोज नहीं है, तो फिर वो ओपन सरफेस हो गया। तो क्लोज्ड का मतलब इट इज़ कम्प्लीटली क्लोज्ड, हर जगह पे सरफेस है वहाँ पर, ठीक है, सरफेस इज़ एवरीवेयर, और जो इसको कम्प्लीटली क्लोज यहाँ पर कर रही है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके के रेगुलर ही हो, इरेगुलर टाइप का भी हो सकता है, इट कैन बी ऑफ इरेगुलर शेप ऑल्सो। तो इस तरीके के क्लोज सरफेस से कैलकुलेट करने के लिए कैसे करेंगे? अब तक हमने जो किया था वो इस तरीके के सरफेस से कोई भी एक स्क्वायर दे दिया, या फिर हमने जो एक सिलेंडर वाला भी एग्जांपल लिया था उसमें मैंने यहाँ पर इसको एक तरीके से ओपन ही कर रखा था। यहाँ पर इस तरीके का यहाँ पर ये जो किया गया था उससे यहाँ पर ये एक तरीके से ओपन ही हो गया था। यहाँ पर ये किसी तरह की क्लोजनेस इसके अंदर यहाँ पर नहीं थी। तो अगर क्लोज्ड है तो क्लोज्ड में अब क्या ऐसा डिफरेंस है? डिफरेंस कैलकुलेशन वाइज नहीं है यहाँ पर। अभी भी आपको क्या करना पड़ेगा, अगर कोई सरफेस क्लोज है तो आप देखोगे कि जो एरिया वेक्टर है वो ज़रूर घूमेगा यहाँ पर। यहाँ पे एरिया वेक्टर कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा होगा। एरिया वेक्टर यूनिफॉर्म हो ही नहीं सकता। एरिया वेक्टर यूनिफॉर्म तभी हो सकता है जब आप यहाँ पर बस एक इस तरीके के सरफेस ले लो जो प्लेन सरफेस हो, प्लेन सरफेस के लिए। लेकिन जब भी क्लोज सरफेस होगी तो उसको कहीं ना कहीं घूम करके क्लोज करना पड़ेगा अपने आप को। जैसे मान लीजिए यही है, तो बहुत सारे यहाँ पर इस तरीके के प्लेन सरफेस का कॉम्बिनेशन है ये,
लेकिन यहाँ पर एरिया वेक्टर कुछ इधर हो जाएगा, यहाँ पर एरिया वेक्टर ऊपर नीचे कहीं हो जाएगा। तो एरिया वेक्टर डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वहाँ पर अलग अलग आएंगे इसमें। तो क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर विल डेफिनेटली भी नॉन यूनिफॉर्म, हमेशा नॉन यूनिफॉर्म आएगा अगर उसको क्लोज करना है सरफेस को तो। ठीक है, अब इसमें एक यहाँ पर हम कन्वेंशन बना लेते हैं। ठीक है, वी विल टेक अ कन्वेंशन जो इसको क्लोज सरफेस के केसेस को अलग करेगी थोड़ा सा। और वो कन्वेंशन यहाँ पर ये है, क्योंकि अब आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो इस तरीके से कि व्हाट इज़ इनसाइड एंड व्हाट इज़ आउटसाइड। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे आप एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दिखाना चाहते हो, तो अब तक हमारे पास में कन्फ्यूजन ये था कि हम बोलते थे कि ठीक है ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, इट कैन बी बोथ वेज। ठीक है, और हम उसमें बस बच के निकल जाते थे और बोलते थे कि सिर्फ मैग्नीट्यूड का आंसर करो, जब तक एरिया वेक्टर के बारे में कुछ बताया नहीं जाए तब तक हम आंसर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का ही करते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे एरिया वेक्टर को कन्वेंशनली डिफाइन कर सकते हैं, ये भी जस्ट एक कन्वेंशन ही है और उसी कन्वेंशन को हमें फॉलो करना है। तो कन्वेंशनली अब हम यहाँ पे एरिया वेक्टर को ऐसे डिफाइन करेंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव मान के चलेंगे। तो वी विल टेक आउटवर्ड नॉर्मल या आउटवर्ड डायरेक्शन में जो एरिया वेक्टर है उसको पॉजिटिव मानेंगे। तो कन्वेंशन फॉर क्लोज सर्फेसेस जिसको हमें फॉलो करना है यहाँ पे, तो कन्वेंशन इज एरिया वेक्टर इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। आउटवर्ड का मतलब क्या है, बाहर की तरफ, क्योंकि ये बड़े अच्छे से डिफाइन है कि व्हाट इज़ इनसाइड एंड व्हाट इज़ आउटसाइड। दिस इज़ आउटसाइड एंड दिस इज़ इनसाइड। तो ये इनसाइड में हमने नॉर्मल ले लिया, यहाँ पर एरिया वेक्टर ले लिया, ये एरिया वेक्टर जो है आउटसाइड है, तो आउटसाइड में एरिया वेक्टर को हम पॉजिटिव मान के चलेंगे अब। तो एरिया वेक्टर इन द आउटवर्ड डायरेक्शन इज टेकन टू बी पॉजिटिव। और एक बार हमने एरिया वेक्टर का निर्णय ले लिया, डिसाइड कर लिया कि यही एरिया वेक्टर हमारे पास में है, तो फिर आपका फ्लक्स अगर पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव आंसर करोगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव आंसर करोगे। तो जस्ट मैं इनके लिए एक बार एरिया वेक्टर का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये इसके सिलेंड्रिकल जो सरफेस कर्व सरफेस है उसके लिए रेडियल हो जाएगा, और टॉप एंड बॉटम सरफेस के लिए एरिया वेक्टर कुछ ऐसा हो जाएगा। इसके हर एक फेस के लिए एरिया वेक्टर इज़ लाइक दिस। आउटवर्ड डायरेक्शन में जो फ्रंट फेस है बाहर की तरफ आ जाएगा, जो पीछे वाला फेस है उसमें पीछे की तरफ ऐसे चला जाएगा, जितने भी यहाँ पर इस तरीके के हैं। और नॉन यूनिफॉर्म है तब भी एरिया वेक्टर पॉइंट टू पॉइंट आप इस तरह से डिफाइन करते चले जाओगे। तो दिस आर द एरिया वेक्टर्स एट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स। दिस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड डायरेक्शन आउटवर्ड टू द सरफेस। सरफेस से बाहर की तरफ डायरेक्शन यहाँ पर होना चाहिए, बॉडी से बाहर की तरफ डायरेक्शन होना चाहिए। तो ये कन्वेंशन आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। अब अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन और आगे कुछ यहाँ पर हम क्लोज सरफेस के लिए बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी सरफेस है, लेट्स से स्फेयर है, लाइंस मान लीजिए इस तरह से गुजर रही हैं इससे, लेट्स अज्यूम कि जो लाइंस है वो इस तरीके से गुजर रही हैं। अब सीधे सीधे आपको ये दिखेगा कि लाइंस ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एंट्री कर रही हैं और ऐसा लगेगा कि यहाँ से बाहर निकल रही हैं। तो लाइंस आर एंटरिंग एट दिस पॉइंट्स, लाइंस आर गोइंग आउट फ्रॉम दिस पॉइंट। अब यहाँ पर अगर आप एरिया वेक्टर देखोगे, जस्ट मैंने एक पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर विल बी समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एरिया वेक्टर विल बी समथिंग लाइक दिस। तो इस पॉइंट पे अगर आप फ्लक्स निकालना चाहो, इस छोटे से एरिया पे अगर आप फ्लक्स निकालना चाहो, फ्लक्स हमेशा एरिया पे निकलता है। बहुत से लोग जब क्लोज सरफेस आती है तो वॉल्यूम से परेशान हो जाते हैं, तो फ्लक्स वॉल्यूम का नहीं होता है, फ्लक्स हमेशा एरिया पे ही कैलकुलेट होता है। तो जितने यहाँ पर आपको ये एरिया छोटे छोटे पैचेस दिखाई दे रहे हैं, आप हर जगह पे ई डॉट डी ए को कलेक्ट करते जाओगे, सारा कलेक्शन करके उनको ऐड कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, तो दैट विल गिव यू द फ्लक्स। तो फ्लक्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर द सरफेस, इट हैज़ नो मीनिंग फॉर द वॉल्यूम, क्योंकि ई डॉट डी आता है वहाँ पे, ठीक है, वॉल्यूम नहीं आता। तो यहाँ पर आप देखोगे जो एंगल है और यहाँ पे जो एंगल है, अगर सपोज ये थीटा है तो ये थीटा लेस देन 90 डिग्री है, अगर ये थीटा है तो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो थीटा लेस देन 90 डिग्री अगर है तो डॉट प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ई डॉट डी ए। और थीटा अगर यहाँ पे ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव। तो यहाँ पे जो फ्लक्स आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ पे जो फ्लक्स आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। और ऐसा किसी भी सरफेस के लिए होगा, कोई जरूरी नहीं कि जो मैंने यहाँ पर ये स्फेरिकल बना रखा है स्फेरिकल के लिए, इट कैन बी फॉर और रैंडम सरफेस ऑल्सो, कैसे भी आप बना लो। यहाँ पर इसको आप जब भी देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये बाहर की तरफ होगा और ये कुछ अंदर की तरफ होगा, तो ये एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर ये कुछ ऐसे होगा और ये कुछ ऐसे है, तो एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से कम होगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर अब ये ऐसा बोल सकते हैं ये कन्वेंशन लेने के बाद में कि इस तरीके का फ्लक्स यहाँ पर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और इस तरीके का जो फ्लक्स होगा वो नेगेटिव होगा। अब इस तरीके का मतलब किस तरीके का, तो इसको हम बोल देते हैं कि
यहाँ पे लाइनें क्या हो रही हैं, सरफेस को क्रॉस करके बाहर जा रही हैं, तो हम बोल देते हैं दिस इज़ आउट गोइंग फ्लक्स या लिविंग फ्लक्स। और यहाँ पर जो लाइन्स है वो एंटर कर रही हैं इसके अंदर, तो हम बोल देते हैं एंटरिंग फ्लक्स। तो दिस फ्लक्स इज एंटरिंग एंड दिस फ्लक्स इज लिविंग। तो यहाँ से वी विल कंक्लूड दैट कि लिविंग फ्लक्स, जो फ्लक्स सरफेस को छोड़ करके जा रहा है, फ्लक्स का मतलब जो लाइनें छोड़ करके जा रही हैं, तो लिविंग फ्लक्स इज पॉजिटिव। और जो एंटरिंग फ्लक्स है, जो एंटर करने वाला फ्लक्स है, दिस विल बी टेकन एज नेगेटिव, क्योंकि अब यहाँ पर एरिया वेक्टर का हमने डायरेक्शन फिक्स कर दिया है। और जब मुझे अब पूरे सरफेस से नेट फ्लक्स अगर लिखना होगा तो फाई नेट यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों का अलजेब्रिक समेशन, फाई लिविंग प्लस फाई एंटरिंग। इसको आप अलजेब्रिक समेशन में रखोगे। अलजेब्रिक का मतलब है कि अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखोगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव रखोगे। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो लिखने को, फाई लिविंग माइनस, फिर आप यहाँ पे मॉड लगा दो इससे बचने के लिए कि आप एक नेगेटिव का साइन और लगा दो, फिर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए, तो उससे बेटर है कि एक मॉड लगा दो। आपको पता है कि फाई एंटरिंग यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो सिंपली आपको आइडिया क्लियर हो जाना चाहिए। आपको जो बाहर जाने वाला फ्लक्स है और जो अंदर आने वाला फ्लक्स है उसका नेट निकालना है। तो नेट निकालने के लिए अपने अंडरस्टैंडिंग से आप इन फॉर्मूलेस को यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें कई बार ऐसा हो सकता है कि जितना बाहर जाने वाला फ्लक्स है उतना अंदर आने वाला फ्लक्स है, या उसको अगर हम लाइन के टर्म्स में बोले तो नंबर ऑफ लाइन्स लिविंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइन्स एंटरिंग। तो उस केस में नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो if number of lines living is equal to number of lines entering, तो अगर हमें कोई डायग्राम ऐसा मिलता है या जिसमें हम बिल्कुल श्योर हैं कि हाँ नंबर ऑफ लाइंस जितनी लीव कर रही हैं उतनी नंबर ऑफ लाइंस एंटर कर रही हैं, तो वी कैन डेफिनेटली से कि फाई नेट फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो। जितना फ्लक्स लीव कर रहा है उतने फ्लक्स यहाँ पे एंटर कर रहा है, तो दोनों इक्वल हो गए और फिर यहाँ पर जो नेट फ्लक्स होगा दैट विल बी ज़ीरो। सपोज मैं यहाँ पे एक सिचुएशन ले रहा हूँ कि एक प्लस क्यू चार्ज है जो कि इस क्लोज सरफेस, ये स्फेरिकल या रैंडम कैसे भी हो सकती है, तो इस क्लोज सरफेस से बाहर सपोज एक पॉइंट चार्ज है और मुझे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दिखाते हुए ये बताना है कि इसमें से जो फ्लक्स क्रॉस कर रहा है वो है कैसा। यानी मुझे बस साइन के बारे में कमेंट करना है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है या फिर जीरो है। तो अगर मैं इसके फील्ड लाइंस बनाता हूँ तो फील्ड लाइंस आर लाइक दिस। जस्ट मैं इस साइड की फील्ड लाइंस बना रहा हूँ क्योंकि हमें इस साइड से मतलब है, उधर की जो लाइंस है वो तो अपनी उधर निकल गई, ठीक है। तो इस तरीके की फील्ड लाइंस होंगी। आप देख सकते हो कि बहुत सारी लाइंस ऐसी हैं जो कि स्फीयर में से एंटर कर रही हैं और बाहर भी निकल जा रही हैं। अब अगर यहाँ पे आप काउंटिंग करो, इस डायग्राम को देखो, तो आपको ये दिखाई देगा कि जैसे ये लाइन यहाँ पर एंटर हुई, फिर बाहर भी निकली, एंटर हुई बाहर निकली, एंटर हुई बाहर निकली, और ये जो लाइन है वो टेंजेंशियल है। तो टेंजेंशियल में तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है वो आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो इस टेंजेंशियल के वजह से तो फ्लक्स होता नहीं है। फ्लक्स का मतलब ये होता है कि सरफेस को क्रॉस करना। तो सरफेस को जितनी लाइन क्रॉस करके अंदर एंटर कर रही हैं उतनी ही लाइन्स यहाँ से बाहर भी निकल जा रही हैं। आप कैसे भी करके डायग्राम बना के देख सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि जो लाइन एंटर करे यहाँ पर वो बाहर निकले ही नहीं, ठीक है, इस तरीके का नहीं हो सकता, वो अंदर छुप नहीं सकती है। तो लाइन्स यहाँ पर इस तरीके से जितनी लाइन एंटर कर रही हैं बाहर निकल रही हैं। तो यू कैन से कि जो फ्लक्स होगा इस स्फेरिकल सरफेस के थ्रू या जो भी सरफेस है उसके थ्रू फ्लक्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो। रैंडम सरफेस हो चाहे कैसे भी सरफेस हो, किसी के लिए भी आप यहाँ पर ही दिखा सकते हो कि फ्लक्स जो होगा वो यहाँ पर जीरो ही आएगा। यहाँ पर इसमें भले यहाँ पर आप बाहर नेगेटिव चार्ज रख लो, क्या फ़र्क पड़ता है इससे, बस इसमें बस लाइंस का जो डायरेक्शन है बस वो डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब के बार बस ये होगा कि यहाँ से एंटर कर रही हैं और यहाँ से लीव कर रही हैं। तो जितनी लाइन एंटर कर रही हैं उतनी लाइन यहाँ पे लीव कर रही हैं, देन अगेन फ्लक्स इज ज़ीरो। और सिचुएशन यहाँ पे लेके समझ सकते हैं। सपोज़ यहाँ पर एक स्फेरिकल सरफेस है और मैंने यहाँ पर लेट्स से सपोज़ इसके सेंटर पे एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया। अगर मैंने इसके सेंटर प्लस क्यू चार्ज रख दिया तो अगर मैं इसकी लाइनें दिखाता हूँ तो लाइनें तो इसकी रेडियल इस तरीके की हो जाएंगी। अब अगर इसके लिए ये पूछा जाए कमेंट की जो फ्लक्स है वो फ्लक्स है किस तरीके का, इसमें आप देख सकते हो कि सरफेस के हर एक पॉइंट पे यहाँ पे लिविंग फ्लक्स ही है, कोई एंटर करने वाला फ्लक्स है नहीं। अगर एंटर करने वाला फ्लक्स है नहीं तो कोई नेगेटिव फ्लक्स तो है नहीं, यहाँ पे सारा का सारा पॉजिटिव फ्लक्स ही है, ठीक है, हर जगह पे पॉजिटिव फ्लक्स है। तो फ्लक्स नेट विल बी पॉजिटिव, और नेट का मतलब एक तरीके से सारा लिविंग फ्लक्स ही है, इसमें एंटरिंग तो है ही नहीं इसके अंदर। इवन इफ़ कि अगर आप यहाँ पर
इसको यहाँ पे रख दो, सेंटर पे ना रखो, ठीक है। तब भी वही बात है, सारा का सारा फ्लक्स यहाँ पर कैसा है, लिविंग है। तो ऑल फ्लक्स इज लिविंग, फ्लक्स इज पॉजिटिव। और इन दोनों में आप एक यहाँ पर ये भी कंक्लूजन भी निकाल सकते हो कि भले ही आपने इसको सेंटर पर रखा या ऑफ द सेंटर कहीं और रख दिया, जितनी लाइनें यहाँ से निकल रही हैं, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड तो वही है, चार्ज का मैग्नीट्यूड जब डबल किया जाता है या कुछ अलग किया जाता है तब उससे नंबर ऑफ लाइंस चेंज होती हैं। तो यहाँ पर जितनी लाइंस सरफेस को क्रॉस करके जा रही हैं, ऑब्वियस है कि यहाँ पर भी उतनी ही लाइंस जाएंगी, भले ही जाने का तरीका अलग हो जाएगा, उनका एंगल वगैरह सब अलग हो जाएगा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, लेकिन जाएंगे तो उतनी ही लाइंस। तो भले ही हम कैलकुलेट अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज़रूर ये कह सकते हैं कि इन दोनों सिचुएशन में मैंने उतना ही चार्ज रखा है दोनों सिचुएशन में, φ1 इज इक्वल टू φ2, दोनों केसेस में जो फ्लक्स है वो ज़रूर इक्वल है यहाँ पर। अगर मैं माइनस क्यू वगैरह की बात करूँ, लेट से माइनस क्यू रख दिया यहाँ पर, तो आप देखो कि फिर लाइन्स इस तरह के सेंटर करेंगी, तो जो नेट फ्लक्स है वो नेट फ्लक्स यहाँ पे कैसा हो जाएगा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। सॉरी, नेट फ्लक्स यहाँ पे कैसा हो जाएगा फिर उस केस में, क्योंकि सारा का सारा एंटरिंग फ्लक्स है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको यहाँ पर इस तरीके से एक स्फेरिकल सरफेस ही रखो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें स्फेरिकल सरफेस मिलती हैं, इसलिए जो हैबिट हमारी बन जाती है वो स्फेरिकल सरफेस के लिए बन जाती है। प्लस क्यों सपोज यहाँ पर ये इरेगुलर टाइप की सरफेस है, तो भले आप इरेगुलर सरफेस ले आओ, लाइंस तो अभी भी उतनी ही निकलनी है यहाँ पर इसमें, भले हम कैलकुलेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो एक अनदर इशू है यहाँ पर, लेकिन जो ये विजुलाइजेशन है लाइंस का वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो आपको बता देगा कि यस, फ्लक्स जो होगा पॉजिटिव होगा, और उसके साथ साथ आप अगर इनसे कंपेयर करो तो यहाँ पर अगर ये φ1 φ2 और ये φ3 है, तो तीनों जो फ्लक्स हैं वो फ्लक्स इक्वल हैं, क्योंकि यहाँ से भी इस सरफेस को क्रॉस करके उतनी लाइंस जा रही हैं, इस सरफेस को क्रॉस करके भी उतनी लाइंस जा रही हैं, इस सरफेस को क्रॉस करके भी उतनी लाइंस जा रही हैं यहाँ पे, तो उतना ही है। अगर मैं क्यू की बजाय 2Q यहाँ रख देता तो मैं ये ज़रूर बोल सकता था कि जितना फ्लक्स इनसे पास होगा उसका डबल फ्लक्स इससे पास होगा, क्योंकि जैसे आप चार्ज को डबल करते हो तो नंबर ऑफ़ लाइंस भी उससे जो एसोसिएटेड नंबर ऑफ़ लाइंस होती हैं वो भी डबल हो जाती हैं। तो इस तरीके से कई सारे कंक्लूजन जो हैं हम डायरेक्टली यहाँ पर डायग्राम्स को देख करके कर सकते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, तो इसमें ये दिया हुआ है कि क्यूब इज के साइड लेंथ ए के बराबर है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट आई कैप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस के अलोंग। वी हैव टू फाइंड फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ द फेस, हर एक फेस से फ्लक्स पास कर पता करना है इसमें कितना होगा, एंड नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब, और टोटल मिलाकर के ये जो पूरी क्लोज सरफेस क्यूब बन रही है इससे कितना फ्लक्स पास होगा ये बताना है। एक बार जब भी आपको क्लोज सरफेस दे दिया जाए, फिर अब आप एरिया वेक्टर को लेकर के लिबरल नहीं हो सकते हैं, आपको अब ये कन्वेंशन फॉलो करना पड़ेगा कि जो एरिया वेक्टर है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में ही पॉजिटिव होगा, और जैसे अभी तक हम प्लस और नेगेटिव की बात करते आ रहे हैं, प्लस माइनस की बात करते आ रहे हैं, आपको इसके लिए प्लस माइनस के टर्म्स में ही आंसर देने पड़ेंगे, ये मजबूरी है हमारी अब। तो एरिया वेक्टर अगर आप देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं अगर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दूँ तो दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरीके का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर। एरिया वेक्टर अगर 1 के लिए बात करेंगे तो एरिया वेक्टर इज लाइक दिस, आउटवर्ड, इसके लिए अपवर्ड हो जाएगा, इसके लिए टुवर्ड्स राइट हो जाएगा एरिया वेक्टर, इसके लिए डाउन हो जाएगा एरिया वेक्टर, और जो आमने सामने वाले फेसेस है 5 नंबर और 6 नंबर, 5 सामने वाला फेस है फ्रंट और 6 मेरे से पीछे वाला फेस है बैक फेस है, तो 5 जो है उसके लिए कुछ इस तरीके का हो जाएगा, यहाँ पर अलोंग द जेड एक्सिस दिख रहा है, और यहाँ पर ये नेगेटिव जेड एक्सिस में इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा 6 नंबर फेस का। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि फ्लक्स की कैलकुलेशन आप थोड़ा विजुलाइज करके बड़ा आसानी से बता सकते हो कि जो लाइनें क्रॉस कर रही हैं वो 2 ही फेस को क्रॉस कर रही हैं, 1 और 2 को ही क्रॉस कर रही हैं, बाकी जो भी फेसेस हैं उसमें जो लाइंस हैं वो लाइंस एक तरीके से यहाँ पर टेंजेंशियल होंगे, जैसे मान लीजिए ये है, तो आप साफ साफ देख सकते हो कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है। आप एरिया वेक्टर ऊपर लो नीचे लो तो परपेंडिकुलर में तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं, आंसर 0 ही आना है, लेकिन हमें एरिया वेक्टर जो लेना है वो सही तरीका तो ये है कि हमें एरिया वेक्टर को ऊपर की तरफ यहाँ पे दिखाना होगा, यानी कि क्यूब से बाहर की तरफ दिखाना होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर 1 और 2, तो 1 पे आप देख सकते हो जो लाइन है वो एंटर कर रही है, 1 पे लाइंस एंटर कर रही हैं, तो 1 पे जो फ्लक्स होगा वो नेगेटिव होगा, 2 पे जो फ्लक्स आएगा पॉजिटिव आएगा, तो मैं वैल्यूज़ लिखते जाता हूँ। तो φ1 तो ई नॉट इंटू ए स्क्वायर विद अ माइनस साइन, φ2 ई नॉट इंटू ए स्क्वायर विद पॉजिटिव साइन, लिविंग फ्लक्स और एंटरिंग फ्लक्स। बाकी जितने भी फेसेस हैं सबसे फ्लक्स इंडिविजुअली 0 हो जाएगा, और अगर आप इन सभी को ऐड कर दो, क्योंकि फ्लक्स अगर मेरे को पूरे क्यूब से पूछा जा रहा है तो पूरे क्यूब से फ्लक्स का मतलब ही क्या हुआ
कि आप जितने भी छोटे छोटे एरियाज़ कर सकते हो उस एरिया से फ्लक्स निकाल लो। यहाँ पे हमें बहुत छोटे छोटे एरिया में जाना नहीं पड़ा, क्योंकि पूरा यहाँ पर ये पूरा एक प्लेन सरफेस था, ये पूरा एक प्लेन सरफेस था, तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ प्लेन सर्फेसेस। तो हम एक एक प्लेन सरफेस के लिए इंडिविजुअली अलग अलग कैलकुलेट कर ले रहे हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर प्लेन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, इस पर्टिकुलर प्लेन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो यूनिफॉर्म। तो हम यूनिफॉर्म का फ़ायदा उठा करके हर एक बड़े बड़े फेस से फ्लक्स निकाल करके हमने लिख दिया और सभी को ऐड किया तो जीरो आया। और ये जो नेट यहाँ पे जीरो आ रहा है इसको हम पहले से भी विजुलाइज कर सकते थे नंबर ऑफ लाइंस के टर्म्स में, कि जितनी लाइंस एंटर करेंगी, अब वो चाहे कहीं से भी एंटर कर रही हो, हमारे केस में यहाँ पर वो इस फेस से एंटर कर रही हैं सिर्फ, तो जितनी लाइन एंटर कर रही है उतनी लाइन लीव कर रही है, तो इसका आंसर तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जीरो आना ही आना है। कहीं पर प्लस हुआ होगा फ्लक्स, कहीं पे माइनस हुआ होगा फ्लक्स, नेट विल बी ज़ीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर यूनिफॉर्म है, जितनी लाइंस हैं उतनी लाइंस यहाँ पर भी होंगी और उनके बीच में जो गैप वगैरह सब कुछ यूनिफॉर्म बना हुआ है, तो दिस हैज़ टू बी ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। सपोज एक चार्ज प्लस क्यू है जो कि एक स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पर रखा हुआ है, स्फेयर के सेंटर पर रखा हुआ है, और हमसे डिमांड की जा रही है कि जो स्फेरिकल सरफेस है उससे कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड रेडीमेड नहीं दिया गया, हमसे एक्सपेक्ट किया गया कि हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ करेंगे, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को जानते होंगे, उसको यूज़ करके फ्लक्स पता करेंगे यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है आप देख सकते हो इस तरीके का रेडियल आउटवर्ड होता है इसका। अब किसी तरीके की नॉन यूनिफॉर्मिटी यहाँ पर है क्या? तो यस, नॉन यूनिफॉर्मिटी है यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे तो मैग्नीट्यूड वाइज हर जगह पे सेम आएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, क्योंकि हर एक पॉइंट का डिस्टेंस आर के बराबर है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंजेस, और जो आप एरिया वेक्टर लोगे उसका भी डायरेक्शन चेंज होगा, दोनों का डायरेक्शन चेंज होगा। तो दोनों में ही नॉन यूनिफॉर्मिटी है यहाँ पर। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड्स होगा यहाँ पर, इसमें यहाँ पे ये डी ए वेक्टर होगा, यहाँ पर ये डी ए वेक्टर होगा, तो ये भी अपना डायरेक्शन चेंज करते जा रहा है। तो हमें फिर इंटीग्रेशन में मूव करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन से डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। अब मैं एक अलग डायग्राम यहाँ बनाता हूँ इसका। तो सपोज़ आपने इस तरह के छोटे छोटे एरियाज़ ले लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में और डी ए भी इसी डायरेक्शन में, आपने ये एरिया लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डी ए है वो इसी डायरेक्शन में, आपने ये छोटा सा एरिया लिया और यहाँ से आपने फ्लक्स कैलकुलेट करने की कोशिश करी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, क्योंकि जो पॉइंट चार्ज होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल होता है, तो ये रेडियल डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। जब भी किसी पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड बताना होगा तो पॉइंट चार्ज से उस पॉइंट को मिलाया जाएगा और ये रेडियल डायरेक्शन ड्रॉ कर लिया जाएगा, ऐसा रेडियस ड्रॉ कर लिया जाएगा, दोनों पॉइंट को मिला दिया जाएगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एरिया है वो आपको पता ही है कि स्फेरिकल सरफेस है, तो इस तरह से रेडियल होगा, और रेडियल आउटवर्ड ले रहे हैं यहाँ पर हम, ठीक है। हर जगह पे आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है। अब ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में है। तो अब जैसे यहाँ पर ई डॉट डी ए हमने लिखा है, ठीक है, और ऑब्वियसली हमें इसको इंटीग्रेट करना है, लेकिन अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक कांस्टेंट वेक्टर नहीं है जिसको आप बाहर निकाल पाओ या कुछ ऐसे कर पाओ। तो यहाँ पे जो डॉट लगा हुआ है एक तरीके से ये दोनों वेक्टर्स हैं अभी यहाँ पर इसके अंदर, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक नॉन यूनिफॉर्म वेक्टर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ डायरेक्शन ये, यहाँ डायरेक्शन ये, यहाँ डायरेक्शन ये। तो अगला स्टेप जो है वो थोड़े प्रॉब्लम को थोड़ा सिंपल करेगा, और ये जो स्टेप है इस चैप्टर में बहुत बार रिपीट होगा, तो आप इसको यही समझ जाओ कि ये स्फेरिकल सरफेस, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डी ए वैक्टर हैं वो बराबर आ रहे हैं, सेम बराबर नहीं यानी कि सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो ई डॉट डी ए जितने भी इस तरीके के पॉइंट्स हैं हर जगह पे ई डॉट डी ए जो है वो सिंपली ई डी ए कॉस 0 डिग्री बन जाएगा, हर जगह पे ऐसा ही होगा। फिर हम यहाँ पर इस डॉट प्रोडक्ट से एक तरीके से बच जाएंगे वर्चुअली, और इलेक्ट्रिक फील्ड को भी आप बाहर निकाल पाओगे, क्योंकि अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लिखा हुआ है उसमें वेक्टर नहीं है, अब वो सिर्फ मैग्नीट्यूड रह गया, ठीक है। अब ये डी ए वैक्टर, तो डी ए वैक्टर को आपको डी ए का जो मैग्नीट्यूड है उसको आपको इंटीग्रेट कर लेना होगा। तो जितने भी आप यहाँ पे छोटे छोटे पैचेस लोगे इसके अंदर, उन सभी पैचेस के एरियाज को ऐड करते जाओगे तो पूरा स्फेयर का एरिया मिल जाएगा आपको इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना होगा, तो पॉइंट चार्ज के वैसे किसी भी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, और पूरे एरिया का समेशन 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो ये कुछ कैंसिलेशन हो गया और आंसर आ गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये जो आंसर है बड़ा ही स्पेशल आंसर है, क्योंकि आगे आने वाले समय में एक तरीके से ये एक तरीके से हमने प्रूफ भी कर दिया, जो गॉस लॉ या गॉस थ्योरम हम पढ़ने वाले हैं उसका एक छोटा सा प्रूफ यहाँ पर बहुत ही सिंपल सिचुएशन के लिए हमने कर लिया, वो हम देखेंगे बाद में क्या है। तो फाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स आ गया।
और आप देख सकते हो कि दिस फ्लक्स इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ दिस रेडियस। जो रेडियस वगैरह हम ले रहे हैं, जो उसका साइज़ ले रहे हैं, उससे कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है। और इस चीज़ को हम पहले भी विजुलाइज कर चुके थे कि ऐसा तो होना ही चाहिए, क्योंकि जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहले भी हमने कई ऐसे डायग्राम बनाए हैं, ये चार्ज हमने यहाँ पर रखा, तो आपने चाहे ये स्फीयर लिया, ये स्फीयर लिया, कोई भी आप स्फीयर ले लो, आप बोलोगे कि सभी से जो नंबर ऑफ़ लाइंस क्रॉस करेंगे वो इक्वल होंगी, और नंबर ऑफ़ लाइंस ही एक तरीके से फ्लक्स का रिप्रेजेंटेशन है। तो सभी से सेम नंबर ऑफ़ लाइन क्रॉस करके जा रही हैं, इसका मतलब फ्लक्स भी यहाँ पर सभी से इक्वल आना चाहिए। और इवन इफ कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर इसको सेंटर पे रखो, आपने यहाँ पर भी रखा होता, उतनी लाइनें क्रॉस करती, उतना ही फ्लक्स होता है, Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। स्फीयर ना भी लो, इस तरीके के सरफेस, कुछ भी रैंडम सरफेस ले ली हमने यहाँ पर, अभी मैं बोलूँगा कि जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स यहाँ पर क्या होगा, एक तरीके से Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, वेरी रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ लाइंस की एक चार्ज अगर अंदर रखा है तो जो भी फ्लक्स यहाँ से गुजर रहा है उसका आंसर सिंपली यहाँ पे कितना आ रहा है, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसी के बराबर यहाँ पे आंसर आएगा। बस अब ये होगा कि आपने यहाँ पर सेंटर पर रख करके अपने कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान बना लिया, आप मैथमेटिक्स से बच गए। अगर आप कहीं भी रैंडम रखोगे तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसे एक डायग्राम यहाँ बनाता हूँ मैं। सपोज आपने चार्ज को यहाँ रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फिर इस तरीके से हो जाएंगी, और ये स्फीयर का सेंटर है। अब जैसे मान लीजिए यही पॉइंट है, तो यहाँ पर देखिए ये डी वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये पॉइंट है, ये डी वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। यहाँ कहीं पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डी वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड और डी वेक्टर के बीच में क्या एंगल बनेगा कुछ बता ही नहीं जा सकता, हर जगह वो एंगल चेंज होता ही चला जाएगा, और ई और डी के बीच में एंगल चेंज होता चला जाएगा। तो जो काम बहुत आसानी से यहाँ पे हो रहा था कि हर जगह पे एंगल 0 बन गया था, फिर उसके साथ साथ ई को आपने यहाँ पे बाहर निकाल लिया, ये सब कुछ जो हो जा रहा था वो अब यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन भले ही यहाँ पर इसके लिए पॉसिबल हो पा रही है, लेकिन उसका यूज़ करके और अपने विजुलाइजेशन को यूज़ करके हम ये ज़रूर बोल पा रहे हैं इसमें कि फ्लक्स इनसे भी होगा तो उतना ही। भले ही हम कैलकुलेशन करने में कैलकुलेशन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन दैट इज़ अनदर थिंग, बट फ्लक्स हैज़ टू बी Q बाय एप्सिलॉन नॉट।